आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ सिनेमा के इतिहास को बल्कि भारतीय राजनीति को भी पूरी तरह से चौंका दिया है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अपने स्टारडम के बिल्कुल पीक पर है, जिसके नाम पर ही सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं, वो अचानक सब कुछ छोड़कर राजनीति के इस मुश्किल और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को चुन लेता है। ये कोई आम करियर चेंज नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसने पूरे राज्य की राजनीति की नींव को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि सिनेमा का एक बेताज बादशाह दशकों से मजबूती से जमे हुए एक पूरे राजनीतिक तंत्र को कैसे चुनौती दे सकता है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन थलपति विजय का अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के साथ इस मैदान में उतरना सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस बदलाव की गहराई और रिस्क को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो अपने पीछे सिनेमा का कितना विशाल साम्राज्य छोड़कर आए हैं। 606 करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये थलपति विजय की उस बेतहाशा कमर्शियल ताकत का सबूत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये साल 2023 में रिलीज हुई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी सिर्फ एक फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी ला सकता है, उसके लिए इस पूरे स्टारडम को छोड़कर राजनीति की धूल फांकना कितना बड़ा फैसला रहा होगा। ये नंबर उस भयंकर जन अपील को दिखाता है जिसे रातों रात नहीं बल्कि दशकों की कड़ी मेहनत से बनाया गया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर उनका ये दबदबा कोई तुक्का या एक बार का चमत्कार नहीं था, ये एक लगातार चला आ रहा प्रभुत्व है। लियो के तुरंत बाद 2024 में आई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने 457 करोड़ का बिजनेस किया, और उससे ठीक पहले 2023 में ही वारिसू ने भी करीब 300 करोड़ के आंकड़े को छुआ था। मतलब राजनीति में अपनी एंट्री से ठीक पहले वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे रहे थे। उनका करियर बिल्कुल भी ढलान पर नहीं था, वो बॉक्स ऑफिस के निर्विवाद राजा थे। और बात सिर्फ पैसों या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक ही सीमित नहीं है, उनकी एक्टिंग और कला को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा। 31 बड़े अवार्ड्स और 43 नॉमिनेशंस उनके नाम रहे हैं। और ये सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं हुआ, उनकी सफलता की गूंज इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनाई दी, जैसे मास्टर के लिए ओसाका जापान अवार्ड में बेस्ट एक्टर जीतना और मर्सेल के लिए यूके नेशनल फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेशन। कुल मिलाकर एक कंप्लीट ग्लोबल अपील। लेकिन देखिए, अवार्ड्स और ये करोड़ों के आंकड़ा पूरी तस्वीर बयान नहीं करते। विजय का असली जादू तो जनता के साथ उनका सीधा कनेक्शन था। उनके ये आइकॉनिक डांस नंबर्स, इन्होंने तो लिटरली थिएटर्स को स्टेडियम में बदल दिया था। अप्पडी पोडू का वो क्रेज या वाथी कमिंग का वो पैन इंडिया सेंसेशन, उनकी एनर्जी सीधे आम इंसान से कनेक्ट करती थी। दर्शक अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर नाचने लगते थे। सिनेमा घरों के अंदर पैदा हुआ यही जबरदस्त कनेक्शन और यही उन्माद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने वाला था। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन वो सोकर उठे और अचानक राजनीति में आ गए, बिल्कुल नहीं। ये सफर बहुत ही सोची समझी और कैलकुलेटेड रणनीति का हिस्सा था। आइए इसे समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई 2009 में, जब विजय ने अपने फैन क्लब को एक वेलफेयर एसोसिएशन विजय मक्कल इयक्कम में बदल दिया। सालों तक इसके जरिए ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद की गई और फिर इसी मजबूत फाउंडेशन पर फरवरी 2024 में तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी की आधिकारिक नींव रखी गई, जिसने सीधे मई 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकी। तो इस पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कड़गम, जिसका सीधा सा अर्थ है तमिलकम की विजय पार्टी। चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए और इसका चुनाव चिन्ह रखा गया सीटी यानी विसल, जो काफी हद तक उनके सिनेमाई मास अवतार को ही ट्रिब्यूट देता है। विचारधारा की बात करें तो पार्टी ने खुद को एक मध्य वामपंथी यानी सेंटर लेफ्ट राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। और इस पार्टी की पूरी फिलॉसफी को अगर समझना हो तो ये नारा इसे बहुत शानदार ढंग से सामने रखता है, पिरापोक्कुम एला उइरकुम, जिसका मतलब है जन्म से सभी समान है। ये तमिल क्लासिक तिरुकुरल से लिया गया है। ये सिर्फ एक कैची स्लोगन नहीं है, ये दिखाता है कि पार्टी का पूरा फोकस समतावाद यानी इगैलिटेरियनिज्म पर है। विजय ने शुरू से ही क्लियर कर दिया कि उनकी राजनीति का बेस सभी के लिए बराबर का अधिकार और सम्मान होगा। अब अगर इनके कोर आइडियोलॉजी को देखें तो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और द्विभाषा नीति इनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहे। राजनीतिक मैदान में उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ही स्पष्ट रखी। एक तरफ खुद को दक्षिणपंथी विचारधारा वाली बीजेपी के वैचारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया, तो दूसरी तरफ राज्य में सत्ताधारी पार्टी डीएमके के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में। संदेश बिल्कुल साफ था, वो इन दोनों ही स्थापित राजनीतिक ताकतों से सीधा मुकाबला कर रहे थे।
खैर, अब उस मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं जिसने वोटर्स का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। इनका फोकस वेलफेयर या कल्याणकारी नीतियों पर बहुत ज्यादा था, खासकर महिलाओं के लिए। परिवार की महिला मुखिया को 2500 रुपए की मासिक मदद, साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर्स और महिलाओं की सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड टीम्स और स्पेशल कोर्ट्स बनाना, ये ऐसे सीधे और स्पष्ट वादे थे जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की बात कर रहे थे। और राज्य के युवाओं के लिए भी इनका प्लान काफी फ्यूचर रेडी नजर आया। ट्रेनिंग कर रहे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपए महीने देने की बात कही गई। साथ ही 5 लाख ग्राम स्तरीय सरकारी नौकरियों का वादा भी किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प और दूरदृष्टि कदम था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव। मतलब ये सिर्फ आज की बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि राज्य को तकनीक के मामले में भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे थे। किसानों और छात्रों को भी इस घोषणा पत्र में पूरी अहमियत दी गई। छोटे किसानों के लोन माफ करने और धान के लिए 3,500 रुपए का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का प्रस्ताव था। साथ ही कृषक अधिकार कार्ड जैसी पहल भी शामिल थी। और एजुकेशन के मोर्चे पर छात्रों के लिए 20 लाख रुपए तक के कोलैटरल फ्री यानी बिना गारंटी वाले एजुकेशन लोन की बात कही गई। ये नीतियां सीधे तौर पर रूरल इकोनॉमी और स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही थीं। तो आप सोचिए, ये तमाम वादे, एक सुपरस्टार की बेजोड़ लोकप्रियता और राजनीति का एक बिल्कुल नया ब्रांड। जब ये सब कुछ चुनाव के दिन वोटिंग मशीन में गया तो उसका जो नतीजा निकला उसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हिलाकर रख दिया। और वो नतीजा छुपा है इस एक नंबर में, 108। जी हाँ, 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे लिटरली एक राजनीतिक सुनामी थे। राज्य की 234 सीटों में से टीवीके ने अकेले 108 सीटें जीतकर पूरा गेम ही पलट दिया। जिस राज्य में दशकों से सिर्फ डीएमके और AIADMK की ही तूती बोलती थी, वहां एक नई पार्टी ने आते ही उस गहराई से जमे हुए 2 दलीय सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। डीएमके सिर्फ 59 पर और AIADMK 47 सीटों पर सिमट गई। पहली बार में विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अगर हम इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रखकर देखें तो ये कितना बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ उनकी आखिरी घोषित फिल्म जननायगन रिलीज के लिए तैयार है, जो उनके उस शानदार सिनेमाई सफर का एक परमानेंट फुल स्टॉप है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। स्क्रीन पर लोगों को न्याय दिलाने वाले एक हीरो ने असल जिंदगी में एक पावरफुल नेता का रूप ले लिया है। ऐसा उदय हमने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो जाते जाते हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जब एक ऐसा कल्चरल आइकन जिससे करोड़ों लोग पूछते हों, वो सिल्वर स्क्रीन की फैंटेसी दुनिया से निकलकर सत्ता की उस असली कुर्सी पर बैठता है, तो सुशासन की, गुड गवर्नेंस की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग है जो अभी बस शुरू ही हुआ है। आगे क्या क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।